रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। Firstly, Jazakallah khair and thank you so much for the kind words. And a beautiful tilawat was done by one of the students. बहुत relevant माशाल्लाह आज के टॉपिक के हवाले से, क्योंकि आज का टॉपिक है jealousy is killing you। और वेरीली जेलिसी बहुत रेलेवेंट टॉपिक इसलिए आपके लिए क्योंकि मुझे अपना भी टाइम याद आता है यूनिवर्सिटी का। एज द ब्रदर टोल्ड, जैसे भाई ने बताया कि आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम जीकी, तो 2010 में मैंने जीआईके से ग्रेजुएट किया था और आई ग्रेजुएटेड एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। उसके बाद आई गॉट अ जॉब माशाल्लाह। इनफैक्ट आई वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट फ्रॉम माय बैचमेट्स जिनको जॉब फॉरेन से मिल गई थी, और बहुत अच्छी जॉब मिली थी माशाल्लाह मुझे। ऑयल एंड गैस फील्ड में यूएई में CB&I, शिकागो ब्रिज एंड आयरन, जिसका अब नाम मैकडर्मट है, वहां पर मुझे एज ए फील्ड इंजीनियर जॉब मिली थी। तो आई नो व्हाट दिस टॉपिक इज बिकॉज मुझे एक वो जोक याद आ गया कि एक बार मैं एक वर्कशॉप दे रहा था हैप्पीनेस के ऊपर। तो मैंने वहां पर एक उससे पूछा, अटेंडी से पूछा कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ही सेड ये तो नहीं पता व्हाट मेक्स यू हैप्पी, बट आई नो व्हाट मेक्स मी सैड। तो मैंने कहा व्हाट मेक्स यू सैड। ही सेड के दोस्त की कामयाबी मेक्स मी सैड। हंस के उसने कहा। तो एनीवे, जैसे वो कहते हैं ना कि दोस्त की कामयाबी पे खुशी होती है, नाकामी पे गम होता है, और दोस्त की कामयाबी पे बहुत गम होता है। तो ये भी एक हमारे यहाँ जोक बना हुआ है। सो ही ऑल्सो टोल्ड मी कि व्हाई ही सेड दैट। ही वाज वेरी ऑनेस्ट। ही सेड कि एक बार ऐसे हुआ कि मैं खाना खा रहा था और मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई, और वो भी इंजीनियर था बाय द वे। एंड ही सेड कि मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई, हम सारे जॉब हंटिंग में थे और हम सारे इकट्ठे सीवीज फेंक रहे थे इधर उधर और अप्लाई कर रहे थे जॉब में। तो मुझे उसकी कॉल आई, उसने कहा कि यार तेरे भाई की जॉब हो गई है और वो भी इस कंपनी में हो गई है। तो ही सेड के खाना मेरे हलक में अटक गया, यानी बजाय के खुश होने के अचानक खाना उसके हलक में अटक गया। ऑल्दो दिस इज अ जोक एंड ही वाज मेकिंग अ जोक आउट ऑफ इट कि बाद में यस मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन एकदम यस खाना मेरे हलक में अटक गया। तो ये सारी चीज बताने का मकसद ये है कि जेलिसी इज अ नेचुरल इमोशन। ओके, इट्स ओके टू हैव जेलिसी, just like sadness, just like anger, just like all other emotions। कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। इवन दो जेलिसी, अगर एक हद तक जेलिसी हो ना, जिसको हम गैरत कहते हैं हमारे माशरे में, एक हमारी लैंग्वेज में गैरत कहा जाता है, जैसे दीन के लिए गैरत है, फैमिली के लिए गैरत है। अगर तो वो वाली चीज है तो फिर तो ये चीज पॉजिटिव भी बन जाती है। इंसान को एक हद तक जेलस होना भी चाहिए, लेकिन किसके लिए होना चाहिए, किस हवाले से होना चाहिए, ये एक अलग डिस्कशन है। However, when we talk about jealousy, we are saying envy, क्योंकि टॉपिक ये ना jealousy is killing you। तो यहाँ पे हम हसद की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम envy की बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आई विल क्लैरिफाई कि envy क्या है और what is the solution and how can we go about it, because in this जिस एज ग्रुप में आप हैं स्टूडेंट लाइफ में, ऑब्वियसली व्हेन वी गो टू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे तरह तरह के लोग मिलते हैं, हर बैकग्राउंड से बंदा आया होता है, और सीनियर्स जो हैं वो मसाया होते हैं, मसीहा होते हैं। तो मेरे भी कुछ सीनियर ज़ाहिर है शुरू में मसीहा बने मेरे, और उन्होंने बहुत सी बातें बताई, इससे बच के रहो, इससे बच के रहो, ये टीचर ऐसा है, ये टीचर वैसा है, और ये सब्जेक्ट ऐसे है। तो जाहिर है कि वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो रही होती हैं कि इंसान एक तो कंपेयर बहुत ज़्यादा करता है यूनिवर्सिटी लाइफ में। फिर जाहिर है कि सीनियर्स कुछ नसीहतें देते हैं, कुछ बातें बताते हैं कि अपने काम से काम रखना, लोगों के साथ इतने चीज़ें शेयर ना करना, नोट शेयर ना करना। हालांकि हमें तो यही बताया जाता है ना, बचपन से जो ग्रूमिंग की जाती है कि चीज़ें शेयर करने से बढ़ती हैं, और जाहिर है कि दूसरों के लिए आसानी क्रिएट करने से अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी क्रिएट करता है। बट यू शुड सी स्टूडेंट्स, व्हेन जॉब अपॉर्चुनिटीज कम, जब जाहिर है कि सीवी बनाने की बारी आती है, तो फिर एवरीवन वांट्स टू क्रिएट द बेस्ट सीवी, एंड एवरीवन वांट्स कि मेरा इंटरव्यू हो जाए, एंड एवरीवन वांट्स कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं। इट्स ओके, कट थ्रोट कंपटीशन है, दिस इज लाइफ, दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज अनफॉर्चुनेटली डिजाइन। जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जिस सिविलाइजेशन में हम रह रहे हैं, मैं तो इस बात का पूरा पूरा कायल हूँ। और शुरू में मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कहने लगा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली द कल्चर एंड द सिविलाइजेशन वी लिव इन एक्चुअली ब्रीड्स एनवी।
ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैंने कही है, बिकॉज कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड कट थ्रोट कंपटीशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स डेफिनेटली ब्रीड jealousy, breed envy, and ultimately they make us compare ourselves with each other. They make us look up to each other in a very negative way. एंड डेफिनेटली सोशल मीडिया का जो उरूज आया है, इंस्टाग्राम का स्पेशली, लोग अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे. People are showing how happy they are. People are showing they are eating all sorts of good things. They are going to these expensive restaurants, they are having cars, they are having motorbikes. People are having so much in their lives, जिनको वो बेचारा देख के, जिसकी जिंदगी में कोई महरूमी है, उस पे जाहिर है क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक नफसियाती इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से जाहिर है कि उसमें जेलिसी भी बिल्ड हो सकती है और नेगेटिविटी भी बिल्ड हो सकती है, और एक कंपैरिजन की बड़ी ही विश्वस सेंस ऑफ कंपैरिजन बिल्ड हो सकता है. तो अनफॉर्चुनेटली हमारा लाइफस्टाइल और हमारा जो कल्चर है ना, ये ही ऐसा है कि जेलिसी और एनवी ब्रीड की जाती है. फिर अगर आप फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे खानदानों में कजन्स के साथ कंपैरिजन बहुत किया जाता है. आई हैव फेस्ड इट, यू मे हैव फेस्ड इट. हम सब एक ही कल्चर का हिस्सा है. आई कम फ्रॉम अ सेम बैकग्राउंड. खाला के बेटों से कि वो इंजीनियर बन रहा है, वो तो उसके तो इतने मार्क्स आए हैं, उसके तो इतने ग्रेड्स आ गए हैं, और वो तो बाहर की यूनिवर्सिटी में उसका स्कॉलरशिप लग गया है, और वो तो हार्वर्ड जा रहा है. या फीमेल्स का भी कंपैरिजन बहुत होता है. फिर रिश्तों की जब बारी आती है, उसमें बड़ा कंपैरिजन होता है. उसको तो ऐसी वाइफ मिल गई है, उसको डॉक्टर कहाँ से मिल गई है, उसको इंजीनियर कहाँ से मिल गया. तो यानी कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली शायद हमारी प्रायोरिटीज बहुत अजीबो गरीब हैं, जिसकी वजह से ऐसी डिस्कशंस बहुत होती हैं, और कल्चर ऐसा है जिसकी वजह से जेलसी ब्रीड होती है, एनवी ब्रीड होती है. तो ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स सामने रख के हमने बात करना है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द सोल्यूशन टू ऑल दिस, इंशाल्लाह. सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. आई थिंक मैं अभी कर नहीं सकता. अगर होस्ट जो है वो मुझे को होस्ट बना दे, मैंने कोई स्लाइड्स दिखानी है, सो दैट वी कैन प्रोसीड. ये शुरू में मैंने बस एक तमहीद बांधी आप सबके सामने, सो दैट आई कैन टेल यू कि आई कैन रिलेट टू यू गाइस. मैं सेम कल्चर से आ रहा हूँ, मैंने सेम वो कट थ्रोट कंपटीशन देखा हुआ है. जाहिर है कि आई बीन इनटू यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी लाइफ भी देखा हूँ, और अक्सर मैं उन लोग को भी जानता हूँ जो थीटे मशहूर होते हैं, यानी कि जिनके बारे में मशहूर होता है कि वो सारा अपना काम कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, शेयर किसी के साथ नहीं करते कभी. सो ये सारे बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ. तो इंशाल्लाह हम देखेंगे. हमें चाहिए कि एक ऐसा सोल्यूशन इंशाल्लाह ताला जो बहुत ज्यादा वर्केबल सोल्यूशन है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो थ्रू आउट लाइफ इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगा, वो एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ. कि इफ यू लुक एट दिस बॉटल, कोक की बॉटल आपको नजर आ रही है, कोका कोला की. बिजनेस के सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, वैल्यूएबल एंड नॉन वैल्यूएबल फ्यूचर का. वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर. देखिए, इस कोक की बॉटल में जो नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर है वो इस बॉटल की शेप है, और इसका जो टेस्ट है वो असल में वैल्यू एडेड फ्यूचर है. ये एग्जांपल एक बड़ी बेसिक एग्जांपल है जो हमें टीचर्स दिया करते थे, हमारे स्कूल लेवल के टीचर्स दिया करते थे. इतनी बेसिक लेवल की एग्जांपल है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इतनी ज्यादा है कि आज अगर इस एग्जांपल को कोई समझ गया तो आई थिंक ही और शी इज ऑन देयर वे टू सक्सेस. देखिए, अगर कोक की बॉटल की शेप आप जैसी मर्जी बना दें, आप जितनी मर्जी अट्रैक्टिव बना दें, आप इस पे जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट करते रहें, जितना मर्जी काम करते रहें, अगर कोक की बॉटल का टेस्ट अच्छा नहीं है ना, तो नो वन इज गोइंग टू बाय कोका कोला एक्सेप्ट द फूल्स. या कितनी सेल चलेगी, बहुत कम सेल चलेगी, और सेल एकदम से जो है वो गिर जाएगी. उसकी वजह यह है कि जो वैल्यू एडेड फ्यूचर है, वैल्यू एडेड फ्यूचर वो होता है जो एक्चुअली मैटर कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू द परचेज, जो कस्टमर्स होते हैं. इसी तरह माइलो का डब्बा है, माइलो का टेस्ट ही अगर अच्छा नहीं है तो डब्बा आप जितना मर्जी खूबसूरत बनाते फिरें, स्ट्रॉ को आप जैसी मर्जी शेप का बना दें, अल्टीमेटली उसकी सेल बहुत गिर जाएगी. यकीन करें, सेम गोस फॉर ह्यूमन बींग्स. हमारा जो वैल्यू एडेड एस्पेक्ट है, दैट इज आवर कैरेक्टर, दैट इज हाउ वी डील विद अदर्स. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 20 साल एक रिसर्च कंडक्ट हुई. फॉर 20 years दे फॉलोड द लाइव्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स.
20 साल उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की लाइफ्स को, कुछ स्टूडेंट्स की लाइफ्स को जिन्होंने इस सर्वे के लिए और इस स्टडी के लिए साइन किया था, एग्री किया था, उन्होंने 20 साल उन स्टूडेंट्स की लाइफ्स को स्टडी किया। एंड व्हाट दे फाउंड आउट वाज दिस, इट वाज सो अमेजिंग कि हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन थिंग्स और मनी। ये जो स्टूडेंट्स जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, रादर हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट अपॉन वंस रिलेशनशिप्स, कि एक बंदा कितने पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाता है और वो अपने रिलेशनशिप से कितना सेटिस्फाइड है। यही बात है कि देखें, जितना बंदा पॉजिटिव होगा, जितना बंदा हेल्पिंग होगा, जितना बंदा ओपननेस का कायल होगा, जितना बंदा एमिकेबल होगा, फ्रेंडली होगा, शेयर करने की उसे आदत होगी, उसकी एक पॉजिटिव और डायनामिक पर्सनालिटी होगी, तो उसके करीब वैसे लोग आ जाएंगे और ये चीज उसको जॉब फाइंडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखें, मैंने जो ये मिसाल दी कोका कोला की बोतल की, इसको जरा हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं कि हमारा जो वैल्यू एडेड फ्यूचर है वो हमारा कैरेक्टर है, हमारी थिंकिंग है, हमारी पॉजिटिविटी है, और हमारे अंदर से जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं वो सब है। यस, लुक्स डू मैटर, ड्रेसिंग डज मैटर। जाहिर है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे सारी चीजें देखी जाती हैं। जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल, दिस पर्सन मे बी लुकिंग वेरी स्टाइलिश, हैंडसम, ग्लासेस अच्छी पहनी होंगी, ओके, पैंट कोट बहुत अच्छा पहना है, बट व्हाट इफ के डीप इनसाइड दिस पर्सन इज इनसिक्योर, बहुत जल्दी माइंड कर जाता है, बहुत ज्यादा जेलस होता है दूसरों से, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत वीक है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ओके, और जाहिर है कि दूसरों की बहुत ज्यादा, दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा बातें करना और एक अजीब सा माइंडसेट रखना, तो जाहिर है कि ये बंदे के जो वैल्यू एडेड फ्यूचर्स हैं वो बहुत वीक हैं। और नॉन वैल्यू एडेड फ्यूचर, ड्रेसिंग हो गई, कार हो गई, मोबाइल फोन हो गया, वो चीजें अगर बहुत भी अट्रैक्टिव हैं तो वेरी सून ये बंदा जो है कस्टमर्स लाइक नहीं करेंगे। कस्टमर से यहाँ से मुराद है कि जो इसके साथ लोग मुंसलिक है, पीपल हु आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद दिस पर्सन। तो इसलिए ये हमारा ही फायदा है। और इस्लाम ने अगर देखें स्पिरिचुअल डिजीजेस को कर्ब करने का एक मैकेनिज्म दिया है तो वो हमारे ही फायदे में। स्पिरिचुअल डिजीजेस क्या है? हसद एक स्पिरिचुअल डिजीज का नाम है। इनफैक्ट हसद वो ओरिजिनल सिन है जो सबसे पहले अल्लाह के डिसोबीडियंस में किया गया था। इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया था। सो दिस इज सच अ ग्रेट सिन एंड द ओरिजिनल सिन। और उसके बाद दुनिया में जो पहला सिन हुआ था वो भी हसद था। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। काबील ने हाबील से हसद किया था, हसद की बिना पे उसको कत्ल तक कर दिया था। एंड दैट मीन्स कि डोमिनो इफेक्ट होता है। ये जो जेलिसी और हसद होता है ना, इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट से मुराद है कि जैसे ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे के करीब पड़े, एक ब्लॉक गिरता है तो सारे ब्लॉक्स गिर जाते हैं। तो ये इफेक्ट है जेलिसी का। ये इसकी मैं दलील कहां से देता हूं? देखें, सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की स्टोरी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई 11 ब्रदर्स, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद किया। इट ऑल स्टार्टेड विद जेलिसी। और जेलस बंदे का जो माइंडसेट होता है ना, उसको आप समझ लें, जेलस बंदे का माइंडसेट क्या होता है। जो भी बंदा जेलस होगा ना, उसका माइंडसेट हमेशा ये होगा कि वो इनसिक्योर होगा। सबसे पहली बात, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वो इनसिक्योर हो गए यूसुफ अलैहिस्सलाम से। दूसरी बात, उन्होंने ये चाहा कि अगर हम यूसुफ को उसके वालिद से यानी याकूब अलैहिस्सलाम से दूर कर देते हैं तो उनके वालिद की अटेंशन हमारी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। यानी जो जेलस बंदा होता है ना, वो ये समझता है कि अपने ओपोनेंट को रिमूव करके वो खुशी पा जाएगा। हालांकि इसके ऑपोजिट होता है। अपने ओपोनेंट से यहाँ पे मुराद है जिससे वो जेलस हो रहा है, असल में उसको रिमूव करके या उसको नुकसान पहुंचा के वो अपना डबल नुकसान करा लेता है। सूरह यूसुफ हमें बताती है कैसे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुएं में फेंका, और क्या सोच के फेंका कि देखो हमारे वालिद तो इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो क्यों ना हम इसको दूर दराज कहीं फेंक आए। बल्कि उन्होंने यहां तक प्लान बनाया कि लेट्स किल हिम। लेकिन वो जो बड़ा भाई था बिन यमीन, उसमें कुछ खुदा खौफी थी। उसने कहा कि डोंट किल हिम, इफ यू वांट टू डू समथिंग तो चलो इसको कुएं में फेंक आते। अब डोमिनो इफेक्ट देखें। पहले उन्होंने एक सिन किया, जेलसी इटसेल्फ एक स्पिरिचुअल डिजीज है। उस स्पिरिचुअल डिजीज की वजह से उन्होंने क्या किया, कुएं में फेंका, एक सिन हो गया। कुएं में फेंकने के बाद जो है वो भेड़िए का झूठ मूठ का जो खून है वो उनकी शर्ट पे लगाया, यानी झूठ बोला। झूठ बोल के वालिद के पास आए, एक और झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िया खा गया।
और फिर झूठ पे झूठ बोलते गए और सिन पे सिन करते गए. दैट इज द डोमिनो इफेक्ट. सो पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस इज के हसद एक ऐसी स्पिरिचुअल डिजीज है जो इंसान को उन गुनाहों की तरफ ले जाती है, बड़े बड़े गुनाहों की तरफ ले जाती है कि बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता. अब लेसन क्या मिलता है हमें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को क्या मिला? क्या उनके वालिद की तवज्जो उनके भाइयों पे आ गई यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिमूव करने से? नहीं, रादर उनके वालिद का प्यार यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा बढ़ गया. And he always used to miss Yusuf alayhi salam. He used to cry for hours. He used to cry and cry. और बहुत ज्यादा रोते थे और बहुत ज्यादा मिस करते थे यूसुफ अलैहि सलाम को. तो इसका मतलब है कि जो जेलस बंदा होता है वो अपना पर्पस अचीव करना चाहता है दूसरे को नुकसान पहुंचा के, दूसरे को रिमूव करके, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान उसी का हो जाता है. और बजाय के वो पर्पस अचीव होने के, जो पर्पस वो अचीव करना चाहता है, वो पर्पस उल्टा उसी को ही पड़ जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली. क्विकली मैंने बताई क्योंकि बेसिकली हमने सोल्यूशन डिस्कस करने, बाकी तो माशाल्लाह बातें हमें पता ही है. कौन इनकार कर सकता है कि जेलिसी एक बुरी चीज है, और अगर कंट्रोल ना की जाए तो एनवी बन जाती है, और एनवी इंसान को किस किस गुनाह की तरफ ले जाती है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. जो हमारी पहली डिस्कशन है वो ये है कि यू शुड नो कि जब भी मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी, ये मेरी बात आप याद रखिएगा, 33 ईयर मेरी उम्र है, मैंने अब से 3-4 जॉब्स में कर चुका हूँ, मैं फील्ड में भी रहा हूँ, मैंने शायद अब तक कोई लिटरली 50 इंटरव्यूज दिए होंगे. लिटरली मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी बदतमीज आदमी को ऊपर आते नहीं देखा है, या एक नेगेटिव आदमी को ऊपर आते नहीं देखा है. आदमी से मुराद यहाँ पे इंसान है. रादर मैंने सुपर डुपर टैलेंटेड पीपल जो कि जीपीए वाइज और जो कि टैलेंट वाइज बहुत जबरदस्त हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैड दिस स्पिरिचुअल डिजीज हसद, एंड they had some negative attributes of not sharing with people, not caring for people, and hiding things from people intentionally. मैंने उन लोगों को ऊपर जाते नहीं देखा है. ये मेरी जिंदगी का जितना अभी तक का निचोड़ है, एंड आई एम श्योर कि आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे जो हमसे भी कई ज्यादा एक्सपीरियंस है, या अपने टीचर से पूछेंगे वो भी आपको यही बताएंगे. तो सवाल ये है कि जब ये चीज इतना ज्यादा हमें क्लियर है कि नेगेटिविटी इंसान को एक हद तक तो छुपा लेगा नेगेटिविटी को, लेकिन कभी ना कभी वो जाहिर होगी, और उसके साथ मुंसलिक जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी जाहिर है उससे दूर होने लगेंगे. जहां वो जॉब कर रहा है वहां भी वो ऊपर नहीं आ सकेगा. देखिए ना, ग्रोथ माइंडसेट क्या है और फेलियर माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट जो है वो ग्रो करता रहता है, वो परफॉर्मेंस से जवाब देता है. फेलियर माइंडसेट जो है वो हर वक्त ये देखता है कि यार ये आगे निकल गया, वो आगे निकल गया, इसकी प्रमोशन हो गई, इसका अच्छा आ गया, इसका ये रिजल्ट आ गया. वो हर वक्त दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट अदर्स, वेयर एज द ग्रोथ माइंडसेट इज जस्ट आंसरिंग थ्रू द परफॉर्मेंस. जैसे आप क्रिकेट की मिसाल ले लें, आप फुटबॉल की मिसाल ले लें, कितनी जेलिसी होती है आपस में. प्लेयर्स की आपस में बहुत जेलिसी होती है, फुटबॉलर्स की आपस में बहुत जेलिसी होती है, सेलिब्रिटीज की आपस में कितनी जेलिसी होती होगी, यू हैव नो आइडिया. इट्स सच अ डेंजरस फील. लेकिन क्या करते हैं वो लोग? दोज हु अल्टीमेटली कम ऑन टॉप दे आर फोकस्ड. पहली तो बात है कि वो अपनी एनर्जी इन चीजों में जाया नहीं करते हैं. दूसरी बात यह है कि दे नो वेयर दे हैव टू रीच, तो वो अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं. इसलिए ये बात तो तयशुदा है कि ये चीज आपको लाइफ में बहुत नीचे ले जाएगी. अब इसकी कुछ रीजंस डिस्कस करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह क्विकली सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं. सबसे पहले ये एक सेंटेंस यहाँ पे जो लिखा है कि रिसर्च हैज आइडेंटिफाइड मेनी रूट कॉजेज ऑफ एक्सट्रीम जेलिसी इंक्लूडिंग लो सेल्फ एस्टीम. पहली जो रीजन है, बड़ी एविडेंट रीजन है, जाहिर है कि जिसकी अपनी सेल्फ एस्टीम लो है, जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है कि नहीं अपॉर्चुनिटीज मिली, सेल्फ एस्टीम लो है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी लो है, इनसिक्योरिटीज बिल्ड है बहुत ज्यादा. तो ऑब्वियसली कि जब वो दूसरों को देखेगा या देखेगी तो उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होगी, एक महरूमी, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन पैदा होगी, महरूमी का एहसास पैदा होगा. और हो सकता है कि अगर वो इस महरूमी के एहसास को, इस रूहानियत की बीमारी को उन चीजों से काउंटर ना करे जो अल्लाह ने हमें बताया है, तो हो सकता है कि ये चीज डीप रूटेड होके उस बंदे के लिए हसद बन जाए, एनवी बन जाए, और इसकी वजह से वो अपनी हेल्थ भी डाउन करे, फिजिकली भी,
मेंटली भी, और यहाँ तक वो डेंजरस बन जाए कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने तक चले जाए, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई नुकसान पहुंचाने तक जो है वो चले गए। तो लो सेल्फ एस्टीम इसकी वन ऑफ द कॉजेज है कि जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम जरा लो है, जब वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आएंगे, जब वो जाहिर है कि एक ऐसी जगह पर आएंगे जहाँ पे बहुत से उनसे ज्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, तो हो सकता है कि उनमें जेलिसी का एलिमेंट पैदा हो जाए, क्योंकि इट्स अ नेचुरल इमोशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। हाई न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, पर्सनालिटी का एक ट्रेट है, बिग फाइव ट्रेट्स में से। यू कैन सर्च इट आउट, बिग फाइव ट्रेट्स, ये पर्सनालिटी की थ्योरी है, ट्रेट थ्योरी टू पर्सनालिटी। इनमें से एक ट्रेट है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म बेसिकली कहते हैं कि जो बंदा बहुत ज्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो, स्ट्रेस का शिकार हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग का मालिक हो, तो ये एक पर्सनालिटी का पार्ट भी होता है कि कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं कि बहुत ही नेगेटिव देखी होती है उन्होंने थ्रू आउट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में, सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में इन पर्टिकुलर, बचपन से बहुत सी नेगेटिविटीज हम देखते आ रहे होते हैं। हम विशियस कंपटीशन देखते आ रहे होते हैं। हम हर वक्त ये बातें सुनते आ रहे होते हैं कि वो आगे निकल गया, उसने ये खरीद लिया, उसने बड़ा घर ले लिया, उसके पास ये आ गया, उसके पास वो आ गया। रिश्तेदारों में बातें डिस्कस हो रही होती हैं, शादियों पे कंपैरिजन हो रहे होते हैं, उसने ये पहना है, वो नया कपड़ा पहन कर आई हुई थी, या उसने शादी ऐसे कराई है, उसने तो ये किया था, मैंने भी करना है। यानी इतनी नेगेटिव टॉक हो रही होती है कि अनफॉर्चुनेटली दिस बिकम्स पार्ट ऑफ सम पीपल्स पर्सनैलिटी। न्यूरोटिसिज्म इसको कहते हैं कि उनमें नेगेटिविटीज बहुत आ जाती है। सिंस न्यूरोटिसिज्म है, उनमें नेगेटिविटीज हावी हैं उनमें, जाहिर है, और उसको वो काउंटर भी नहीं कर रहे हैं नेगेटिविटीज को, वो ब्रीड हो जा रही है वो नेगेटिविटी। फिर उन्होंने माशाल्लाह से दोस्त भी वो बना लिए हैं जो उनसे भी बढ़ के न्यूरोटिक हैं। तो हर वक्त फिर वो यही बातें होती रहती हैं कि फलाने ने ये कर लिया और वो आगे निकल गया और ये हो गया और वो हो गया, तो फिर ये चीज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग कॉजेज ऑफ एक्सट्रीम जेलिसी। फीलिंग पोजेसिव ऑफ अदर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट फीलिंग पोजेसिव अबाउट समवन यू लव। जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में पोजेसिव होते हैं, एक नेचुरल चीज है, और इस्लाम ने इस चीज को पसंद फरमाया। बीइंग पोजेसिव ऑफ समवन यू लव, हस्बैंड वाइफ की यहाँ पे बात हो रही है, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज व्हेन यू विल बी पोजेसिव तो यू विल टेक केयर ऑफ द अदर पर्सन, बट ऑब्वियसली ओवर पोजेसिव जब बंदा हो जाता है, दैट कैन बिकम डेंजरस। Fear of abandonment is also a key motivator of jealousy. People who fear abandonment, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, they feared कि they will be abandoned by the father, कि यूसुफ को ये इतना प्यार ना कर लें कि हमें बिल्कुल ही abandon कर दें, तो they became jealous। और ये सिबलिंग राइवलरी और सिबलिंग जेलेसी बहुत कॉमन है, अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारा कल्चर ब्रीड करता है। पीपल लुक एट देयर बिग ब्रदर, पीपल लुक एट देयर बिग सिस्टर, दे से कि इन्होंने हमें यूज किया, ये हमसे काम कराते रहे, हमें कहते रहे दही लेकर आओ। मैं बड़े आपको कॉमन लैंग्वेज में बातें बता रहा हूँ क्योंकि हमें ये केसेस आते रहते हैं कि इन्होंने हमें दही लेने पे लगाए रखा और खुद ये कैरियर बना गए। इन्होंने हमें जो है अम्मी अब्बू के कामों पे लगाए रखा, हम सारी उम्र गाड़ी ड्राइव करके कभी छोटे भाई को छोड़ के आ रहे हैं, कभी छोटी बहन को, खुद ये जॉब करते रहे, अभी आगे निकल गए। दिस शैतान कितना एक्टिव है कि रिलेशनशिप्स में जेलिसिस कैसे कायम करा रहा है आपके जहन में नेगेटिविटी डाल के। हालांकि देर इज नो प्रॉब्लम इफ यू बीइंग अ यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर यू आर हेल्पिंग द फैमिली आउट, ये तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, अच्छी बात है कि पेरेंट्स की खिदमत करने का ज्यादा मौका आपको मिल रहा है। लेकिन देखिए शैतान ने कैसे आपके माइंड में वो एक पॉइजन डाला है, इंजेक्ट किया है कि ये तुम्हें दबा के, तुम्हें पीछे करके खुद आगे आए। तो ऑल दीज थिंग्स, ये बड़ी कॉमन चीजें हैं जो पता नहीं आपने अभी तक फेस की हैं या आप फेस करेंगे आगे जाके, बट एम्ब्रेस दीज थिंग्स। कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मैं भी शायद जेलस होता हूँगा क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी जेलसी का कोई एलिमेंट होता होगा, आ जाता है। लेकिन हमें अल्लाह ने तरीका बताया कि हाउ टू काउंटर दिस थिंग। अगर हम काउंटर नहीं करेंगे, दैट कैन बिकम वेरी डेंजरस। सो यस, फियर ऑफ अबैंडनमेंट इज ऑल्सो की मोटिवेटर ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जेलसी। एक बड़ी जबरदस्त आया है सूरह निसा की, रिलेटेड टू दी आया दैट वन ऑफ द स्टूडेंट्स रिसाइटेड इन द बिगिनिंग, बहुत खूबसूरत है।
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अम यहसुदून अन्नास अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फजली, डू दे एनवी पीपल फॉर व्हाट अल्लाह हैज गिवन देम ऑफ हिज बाउंटी। अल्लाह क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये एक दूसरे से हसद करते हैं, क्या ये लोगों से हसद करते हैं? अगर अल्लाह ने उन्हें दे दिया है तो ये उनके लिए बेहतर है, और तुम्हें अल्लाह तब देगा जब तुम्हारे लिए बेहतर है, या तुम्हारे लिए जो भी डिजाइन किया हुआ है वो तुम तक पहुंच के रहेगा। देखिए, रिस्क तो बहुत सिंपल सा फलसफा है ना रिस्क का। आप एक्सेलेंस के साथ काम करें, मेहनत पूरी करें, लेकिन याद रखें कि जितना रिस्क आपका लिखा है उतना आपको इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, लेकिन मेहनत जारी रखें और एक्सेलेंस के साथ काम करें, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। जहां तक दूसरों की बात है, उन्हें जितना मिल रहा है अच्छी बात है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा जीपीए एवरेज स्टूडेंट्स में से था। मेरा जो सी जीपीए, मैं मानता हूं कि इतनी मेहनत शायद नहीं की इंजीनियरिंग में जितनी करनी चाहिए थी। मेरे से बहुत ज्यादा सी जीपीएस वाले मौजूद थे, लेकिन जब मेरी इतनी अच्छी जॉब लगी तो सम ऑफ माय क्लास फेलोज, जिनको मैं अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था, दे स्टार्टेड टू स्प्रेड दिस अबाउट मी कि इसके अब्बू ने सिफारिश लगवा दी है, वो फला फला पोस्ट से रिटायर्ड हैं। ऐसी बातें बड़ी कॉमन सुनने को मिलेंगी आपको। तो जस्ट बिकॉज दे कुडंट डाइजेस्ट कि यार इसकी कम जीपीए के साथ कैसे इतनी अच्छी जॉब लग गई है, तो दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस कि इसकी तो उसने जॉब लगवा दी होगी, या इसकी तो सीनियर से बहुत बनती थी, या ये क्रिकेट खेलता था तो हो सकता है कि कोई सीनियर क्रिकेट खेल खेल के इसका दोस्त हो और उसने लगवा दी हो। सो आई आई हैड टू हियर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज वही दोस्त मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिकॉज आई डिड नॉट रेसिप्रोकेट। मैंने रेसिप्रोकेट हेट्रेड के साथ नहीं किया था, मैंने स्माइल के साथ किया था। मैंने उनकी इन बातों का आंसर ही नहीं किया था, और मैंने स्माइल के साथ उनको आंसर किया था। कुरान का ये हुक्म है, देखें कि हार्शनेस। ये एंड हो रहे थे, उसके बाद और हो रहे थे। ये काइंडली कोई माइक ओपन हो गया, इसको जरा म्यूट कर दे। जी, जजाकल्लाह खैर। तो माय पॉइंट ऑफ टेलिंग यू इज दिस के रेसिप्रोकेट हार्शनेस विद गुड वर्ड्स, इससे आपका ही स्टेटस बढ़ेगा। ओके, सो यस, वी डिड फेस दीज थिंग्स। और जब हम क्रिकेट खेलते थे तब भी जाहिर है कि एक दूसरे से जालिसी हो जाती थी कि इसको प्रेफर क्यों किया गया है मेरे ऊपर। अटैकर तो मैं था, लेकिन ये नया अटैकर आ गया, बंदा इनसिक्योर हो जाता है ना। उसकी जगह जब नया बंदा आने लग जाए तो ऑब्वियसली फिर लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको बहुत फेस करने की लाइफ में। दिस इज रियली प्रैक्टिकल थिंग जो अभी मैं बातें आपको बता रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस आया, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस आया, जब भी आपके दिल में कोई जेलसी पैदा हो किसी के लिए, कि क्या तुम एनवी कर रहे हो इसलिए कि अल्लाह ने किसी को तुमसे ज्यादा दे दिया। हाँ, ये एक अलग बात है कि कोई अनफेयर मीन से ऊपर आ गया, वो एक अलग टॉपिक है, अभी हम उसकी बात नहीं करें। अभी हम बात करें कि जनरली नेचुरली आपसे कोई ऊपर आ गया तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको देता रहेगा, आपका जो रिस्क है वो आप तक आता रहेगा, आप तक जो पोजीशन आनी है वो आप तक आती रहेगी। आप उस हदीस पे गौर करें कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु 14 साल के बच्चे थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पे हाथ रखा, एक बार सफर पे जा रहे थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोका, कंधे पे हाथ रखा। इब्ने अब्बास इज द कजन ऑफ रसूलुल्लाह, एंड इब्ने अब्बास के जिनकी तफसीर हम तक आ रही है, कुरान के मुफस्सिर है इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के कंधे पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा और कहा कि या गुलाम, गुलाम से मुराद बॉय होता है अरबिक में। ही सेड कि ओ बॉय, आई विल टीच यू सम वर्ड्स। और वो वर्ड्स क्या है? इत्तकिल्लाह, अल्लाह ताला, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह एंड अल्लाह विल टेक केयर ऑफ ऑल योर मैटर्स। और फिर ऐसी बात कही, इतनी पावरफुल बात कही कि नो दैट इफ अल्लाह हैज रिटन समथिंग फॉर यू इट विल रीच यू इवन इफ द होल वर्ल्ड गैदर्स टू स्टॉप इट, एंड नो दैट इफ अल्लाह हैज नॉट रिटन समथिंग फॉर यू इट विल नॉट रीच यू इवन इफ द होल वर्ल्ड गैदर्स टू हेल्प यू। द पेन्स हैव रिटन एंड द इंक हैज ड्राइड। कितनी खूबसूरत बात है, क्या पर्सनालिटी बनी होगी उस बच्चे की। और इब्ने अब्बास इज अ बिग नेम इन सहाबा। इब्ने अब्बास को अल्लाह के नबी ने 14 साल की उम्र में ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ दे दी थी कि नो, कि अल्लाह ने अगर कोई तरक्की लिखी है, अल्लाह ने अगर कोई पोजीशन लिखी है, अल्लाह ने अगर कोई रिस्क लिखा है, तो पूरी दुनिया उसको स्टॉप करने के लिए आजा नहीं रोक सकती। जैसे सूरह यूसुफ हमें क्या सिखाती है, यूसुफ अलैहि इस्लाम के भाइयों ने रैली किया कि इसको निकाल दें यहां से, लेकिन वो निकले क्या? वो किंग बन के वापस आ गए। यूसुफ अलैहि इस्लाम अल्टीमेटली बिकेम द किंग ऑफ द इजिप्ट। कहाँ एक बच्चा गांव में रह रहा है, जंगलों में रह रहा है, और देखेंगे भाइयों की साजिश की वजह से वो किंग बन के वापस आ जाता है।
तो ये चीजें, स्टोरीज हमें क्या सिखाती हैं कि अल्टीमेटली वट एवर इज रिटन फॉर यू विल रीच यू बाय हुक और क्रूक। ओके, तो ये हमेशा जब भी हमारे अंदर कोई जालिसी पैदा हो हमें ये चीज जरूर सोचनी चाहिए। फिर सूरह देखें, सूरह फलक में आखिरी जो आया है वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि पनाह मांगो हासिदों से। Now, whenever jealousy starts to build in you, think about it. Do you want your name to be written in bad books of Allah? Do you want your name to be written in the Quran with this? वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि मैं हासिदों के हसद से पनाह मांगता हूँ। ये अल्लाह ने पनाह मांगना सिखाया हमें। ओके, तो क्या आप चाहते हैं कि हमसे कोई पनाह मांगे जब भी आपके अंदर जालिसी पैदा हो? इसलिए ये आयात भी अपने माइंड में लाया करें कि आई हैव टू काउंटर दिस, औज़ बिल्लाह पढ़ के आई हैव टू काउंटर दिस। जब भी आप किसी के पास कोई फजल वाली चीज देखें तो रिमेंबर टू से अल्लाहुम्मा बारिक लहा इफ इट्स अ फीमेल एंड अल्लाहुम्मा बारिक लहू इफ इट्स अ मेल। हम यूजली कहते हैं माशा अल्लाह। माशा अल्लाह एक वैसे ही हमारे यहाँ रवायती सेंटेंस है। माशा अल्लाह का मतलब होता है जो अल्लाह की मशीयत है। माशा अल्लाह इज नॉट टू बी सेड व्हेन यू सी समवन हैविंग अ लॉट। ये एक बात वैसे मशहूर हो गई। हदीस के मुताबिक जो सेंटेंस कहा जाता है, जब आप किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी देखें, आप उसके पास कोई नई चीज देखें, आप उसको कोई पोजीशन में देखें, तो आप कहें अल्लाह बारिक लहू, मे अल्लाह ब्लेस यू इन इट। ये है दुआ जो आपको हसद से बचाएगी। और ये वो दुआ है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो ये दुआ पढ़ता है अपने भाई या बहन के लिए, तो अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर देता है। यानी अल्लाह विल कॉम्पेंसेट यू। और बेहतर से मुराद ये नहीं है कि उससे बढ़ के दे दिया, बेहतर से मुराद है कि जो आपके लिए इंशाल्लाह ताला बेहतर है वो आपको मिल के रहेगा। तो ये दुआ होती है अल्लाह बारिक लहा व अल्लाह बारिक और अल्लाह बारिक लहू, अगर ये मेल है। ओके, व्हाट इज द सोर्स ऑफ जेलसी? बस क्विकली हम इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। देखें, सूरह हुजरात अल्लाह ताला ने हमें एक आयत में बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़ ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। ए लोगों जो ईमान लाए हो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, एक दूसरे के बारे में बदजनी ना करो, नेगेटिव एजम्पशंस ना बनाओ एक दूसरे के बारे में। इन्न बअज़ ज़न्नि इस्म, मोस्ट ऑफ द एजम्पशंस आर सिन। जाहिर है कि जेलसी कहां से शुरू होती? एजम्पशन से। आप एजम्पशन ही ना बनाएं। आप क्यों एजम्पशन बना रहे हैं किसी के बारे में? ठीक है, नेगेटिव एजम्पशंस आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक यू अ लॉन्ग वे और हसद की तरफ आपको ले जाएगा। फिर वला तजस्ससु वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, अल्लाह ताला ने ये कहा तजस्ससु वला तजस्ससु, एक दूसरे की जासूसी ना करो, टो में ना लगो। टो में लगने से क्या मुराद है? व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज और हर लाइफ, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके पास कितने कपड़े हैं, वो कौन से ब्रांड्स पहन रहा है, ये टो में लगना होता है। ओके, और मैं देखूं कि वो क्या कर रहा है आजकल या वो क्या कर रही है, किसी का प्रोफाइल स्टॉक करना जाके कि आजकल क्या हो रहा है। एंड बिलीव मी कि प्रोफाइल पे पीपल अपना बेस्ट लेकर आते हैं, यू हैव नो आइडिया अबाउट देयर रियल लाइफ। तो वला तजस्ससु वला यग़्तब बअज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की जासूसी ना करो और टो में ना लगो एक दूसरे की। ओके, सस्पिशियस ना हो एक दूसरे के बारे में। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस कि ये चीजें सोर्स हैं जेलसी की। इनसे जेलसी बढ़ना शुरू होगी अगर हम जासूसी में लगे रहेंगे, अगर हम एक दूसरे के बारे में नेगेटिव असम्पशंस बनाते रहेंगे। ओके, देन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड ला तबागजू वला तहासदू वला तदाबरू वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना। Do not hate each other, do not envy each other, do not turn away from each other, but rather be servants of Allah as brothers। कितनी खूबसूरत हदीस है। तमाम ह्यूमैनिटी के लिए एक दूसरे से नफरत ना करो। A Muslim cannot hate another Muslim regardless of the differences। How can someone hate another Muslim? It is not possible unless उसके अंदर शैतानियत है। आप मिसाल के तौर पे अगर किसी को गुनाह भी करते देखते हैं बहुत बड़ा, तो गुनाह से नफरत की जाती, गुनाहगार से नफरत नहीं की जाती है। डू नॉट एनवी ईच अदर, एक दूसरे से हसद ना करो। डू नॉट टर्न अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से मुंह ना फेरो। बट रादर बी सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह एज ब्रदर्स, इबाद अल्लाह बन के रहो और इख्वान ब्रदर्स बन के रहो, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अ ब्यूटीफुल नसीहा बाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देन अनदर ब्यूटीफुल हदीस,
Anas bin Malik reported the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Al hasadu yakulul hasanati kama ta'kulun nar." Envy consumes good deed just as fire burns wood. An-narul hataba, just as fire burns wood. Envy आपके अच्छे अमाल को खा जाते हैं. वस-सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअतु कमा युत्फ़िउल माउन नारा वस-सलातु नूरुल मुमिनी वस-सियामु जुन्नतुन मिनन नार. Just as water extinguishes fire and charity extinguishes sinful deeds, just as water extinguishes fire, prayer is the light of the believer and fasting is the shield from the believer. इसका मतलब ये है कि जब आप किसी के बारे में हसद करके उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें ना, और आप उसके खिलाफ कोई प्लानिंग करें या बहुत आगे चले जाएं उसको नुकसान पहुंचाने में, तो फिर आप चैरिटी दें एज ए कफारा, बिकॉज चैरिटी इज गोइंग टू एक्सटिंग्विश दैट सिन इंशाल्लाह ताला. ओके, गिव चैरिटी. चैरिटी कुड बी एनीथिंग. आप किसी को पैसे दे दें लेकिन अच्छी जगह दें जहां फायदा भी हो. नाउ some very important things इंशाल्लाह within 5 minutes, और फिर हम Q&A की तरफ आते हैं क्योंकि लेक्चर भी हमारा तकरीबन 4:10 पे शुरू है. एक बहुत जबरदस्त मिसाल मैं आपको देने वाला हूं which is going to save you from a lot of comparisons and ultimately from jealousy इंशाल्लाह. मैंने आईफोन की पिक्चर इंटेंशनली आपको यहाँ दिखाई है एक सवाल पूछने के लिए कि यू विल सी कि आईफोन चले पहले नंबर पे नहीं तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ओवरऑल वर्ल्ड में आता है विद रिगार्ड्स टू सेल्स, और क्वालिटी के हवाले से तो अनडाउटेडली 1 या 2 पे है. आईफोन की इतनी सेल होती है, येट आपने आईफोन की एडवर्टीजमेंट्स नहीं देखी आज तक. आपने कभी आईफोन की चीप एडवर्टीजमेंट नहीं देखी कि लोग नाच रहे हैं और नाच के मोबाइल फोन बेच रहे हैं. वो चीप एडवर्टीजमेंट्स बाकी मोबाइल के इश्तिहारों की होती हैं. येट आईफोन सेल्स में शायद उनसे ऊपर है. फिर भी लोग आईफोन की वाह करते हैं, फिर भी लोग आईफोन को परचेज करना पसंद करते हैं. एक्चुअली क्वेश्चन ना स्टीव जॉब्स से हुआ था कि आईफोन इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं करता है. यस, एडवर्टीजमेंट इसकी होती है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो डेस्परेट एडवर्टीजमेंट आपको नजर नहीं आएगी बिल बोर्ड्स पे और टीवी चैनल्स पे, वो जो डेस्परेट एडवर्टीजमेंट है. तो ही स्माइल्ड, ही सेड दैट्स बिकॉज वी हैव नो कॉम्पिटिटर. एडवर्टीजमेंट की जरूरत कॉम्पिटिटर्स को पड़ती है, जिनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं. तो वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया में आपका कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो. ये तो एक फ्लॉड थ्योरी है ना. तो ही सेड के कॉम्पिटिटर तो हमारा है लेकिन वो कोई और नहीं है, वो हम खुद हैं. आईफोन 7 का कॉम्पिटिटर आईफोन 6 है. हम आईफोन 7 बनाने से पहले आईफोन 6 को देखते हैं कि इसमें क्या कमी थी, सो दैट वी कैन इंप्रूव. आईफोन 8 का कॉम्पिटिटर आईफोन 7 है. आईफोन 9 का कॉम्पिटिटर आईफोन 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हमारा कॉम्पिटिटर हम खुद हैं, हम खुद बेंचमार्क सेट करते हैं. दिस इज सच एन अमेजिंग एग्जांपल इफ यू कैन अप्लाई इट इन योर लाइफ. लुक इन द मिरर, दैट्स योर कंपटीशन. अगर आपका आने वाला कल पिछले से बेहतर नहीं है और आप सिर्फ लोगों की तरफ देख के रोई जा रहे हैं कि उसके पास ये आ गया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, वो यहाँ निकल गया, तो ये एक फेलियर माइंडसेट. रादर जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपने आप से compete करते हैं. अच्छा, कल मेरे पास इतना नॉलेज था, अगले दिन एक नॉलेज का स्टेप बढ़ जाना चाहिए, चाहे वो एक सेंटेंस का नॉलेज हो. अच्छा, कल मेरे पास ये चीज थी, आज थोड़ी सी इससे बेहतर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्किल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ. सेहत के हवाले से आप खुद अपना कंपटीशन में आए कि मेरी सेहत पहले से बेहतर होनी चाहिए, मेरी स्पीकिंग स्किल पहले से बेहतर होनी चाहिए, मेरी ग्रूमिंग पहले से बेहतर होनी चाहिए, मैं कोई स्किल सीख लूँ. तो यू आर योर कॉम्पिटिटर रादर देन पीपल. आज की यूथ का सबसे बड़ा मसला ये है, मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत बात करता हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, कि यू गाइज आर लिसनिंग टू सो मैनी पीपल दैट यू आर कंफ्यूज्ड. एक तरफ आप कासिम अली शाह को सुन रहे हैं, फिर आप आजाद चाय वाला को सुन रहे हैं, फिर वो तीसरा कोई आ जाता है, फिर वो कोई चौथा आ जाता है, वो अपनी बात करने लग जाता है, फिर कोई पांचवें साहब उठते हैं, वो कहते हैं कि ये कर लो, एंटरप्रेन्योरशिप कर लो, वगैरह वगैरह. इतना बंदा है, इतना बंदा है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं बचता. तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अपने स्किल को पॉलिश करो, जो स्किल आपके पास है, और फोकस रह के एक चीज पर जो है वो काम करो. दिस इज द वे टू ग्रो इन लाइफ. ओके, जब बहुत ज्यादा चीजें सुनेंगे ऑब्वियसली आप कंफ्यूज होंगे और कंपैरिजंस में भी लग जाएंगे. तो ये एक चीज मैंने आपको बताई इन ऑर्डर टू अवॉइड सच अ थिंग. नेक्स्ट थिंग,
To avoid jealousy, to avoid comparing yourself to others, know your values. आपकी वैल्यूज क्या है? अगर आपको अपनी वैल्यूज पता है, अगर आपको अपने आप का पता है, यू विल नॉट गेट इनसिक्योर बाय अदर्स, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन है, आपको पता है आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपको पता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको ये पता है कि मेहनत का सिला अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते ही देते हैं। तो जब आपको अपनी वैल्यूज का पता है, आप इधर से उधर नहीं डीफोकस होंगे, एंड यू विल ऑलवेज बी फोकस्ड। अपनी वैल्यूज का लिखें कि मेरी वैल्यूज क्या हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे मेरी वैल्यूज पूछें तो रिलीजन मेरी टॉप वैल्यू है, एडवेंचर मेरी सेकंड वैल्यू है, लॉयल्टी मेरी तीसरी वैल्यू है। ये वैल्यूज होती है ना, लॉयल्टी हो गया, एडवेंचर हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, एंड मैनी अदर थिंग्स। तो फाइंड आउट योर वैल्यूज ताकि आप दूसरों से कंपेयर ही ना करें। यू आर वेरी यूनिक, ओके। You may do a lot of hard work and at the end of the day you may not get that result जो लोग शॉर्टकट लगा के कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, शॉर्टकट लगा के अगर कोई आपसे अच्छा ग्रेड ले गया है, अल्लाह तो देख रहा है ना कि आपने कितनी मेहनत की है। और याद रखें कि मेहनत का सिला हमेशा आपको मिलेगा। हो सकता है कि शॉर्टकट वाला इंटरव्यूज में स्टैंड आउट ना करे, आप स्टैंड आउट कर जाए क्योंकि आपने इन डेप्थ स्टडी की होगी। ओके, सो देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड टू थिंग्स। एंड देन ऑब्वियसली नो योर सेल्फ, रिमेंबर दिस, जो बंदा अपने आप को जानता है, देर आर वेरी फ्यू चांसेस कि वो किसी से जेलस होगा, क्योंकि उसे अपनी सक्सेस स्टोरी खुद पता है। उसे पता है कि मेरी क्या स्ट्रगल है, मैं कौन हूँ। जैसे ये एलिफेंट की स्टोरी है कि इसको अपना नहीं पता था, बचपन में किसी ने इसको रस्सी से बांध दिया था, ये रस्सी के साथ ही बंधा रहा और इसने छुड़वाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं छुड़वा सका। अब इसका ये बिलीफ बन गया कि मैं तो कभी रस्सी छुड़वा ही नहीं सकता। इस वजह से ये सैड है, अपने ही उसमें रह रहा है, अपने शेल में रह रहा है कि मेरे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है। और जाहिर है दूसरे हाथियों को देखता होगा तो जेलस होता होगा। पॉइंट इज कि इसने कभी अपने पोटेंशियल पे नजर ही नहीं दौड़ाई, ये सिर्फ दूसरों को देख के उनसे जेलस हो रहा है। तो रिमेंबर दिस कि अब ये हाथी बड़ा हो चुका है, ये रस्सी इजीली तोड़वा सकता है। तो पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से अगर कोई हादसा हुआ था पास्ट में आपके साथ, तो डोंट लेट इट ओवरकम यू एंड डोंट लेट इट मेक अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा टैलेंट दिया है। पास्ट इज पास्ट, जो होना था हो चुका है। जो स्किल आप नहीं सीख सके, देर इज ऑलवेज अ चांस टू लर्न इट। रादर देन गेटिंग जेलस ऑफ अदर्स, रादर देन सीइंग कि दूसरे क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर तवज्जो दें कि मैं क्या कर सकता हूं। दिस इज द वे टू गो, ओके। एंड देन ऑब्वियसली ये मैंने जो आपको कोट सुनाना है, इंस्टाग्राम हैज रूइंड a whole generation's expectations of relationships, work, and everything in between. It has made perfect look normal, so now good has become disposable. स्टीवन बार्लेट एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसने कहा है कि इंस्टाग्राम ने एक जनरेशन की एक्सपेक्टेशंस को रुइन कर दिया। Why? Because Instagram makes perfect look normal and so good has become disposable. इस वजह से भी जेलसीज पैदा होती हैं लोगों के दरमियान आपस में, जब वो देखते हैं कि अगला तो यहाँ गया हुआ है, मैं कमरे में क्या कर रहा हूँ। अगले ने तो नई गाड़ी ले ली, मेरे पास तो एक फटीचर गाड़ी है। अगला जो है वो निकला हुआ है वेकेशन पे अपने जो है वो वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगले की तो जॉब लग गई। तो ये सारी न्यूज हमारे तक कहाँ से आ रही होती है? सोशल मीडिया से आ रही होती है। इसका मैं आपको एक हल बता देता हूँ। एक तो ये याद रखिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस, बी डिस्क्रीट इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट यू वांट, फॉर एवरीवन हु इज ब्लेस्ड इज एनवीड। सही अल जामे की हदीस है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि डिस्क्रीट रहो अपनी इंफॉर्मेशन के हवाले से। डिस्क्रीट से मुराद है कि छुपाओ अपनी ब्लेसिंग्स को। लोगों को इतना ज्यादा ओपन दिखाने की क्या जरूरत है? मैं एक सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देखें, इंस्टा देखें, फेसबुक पेज देखें, तो हमारी थाउजेंड्स में लाइक्स हैं, लेकिन लैक्स में भी लाइक्स हैं, लेकिन हमने आज तक अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं की। हमने आज तक ये नहीं बताया मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मैं ये खाना खा रहा हूँ। जरूरत क्या है? आप प्रोडक्टिव काम करें सोशल मीडिया पे आके। तो जितना आप लोगों को दिखाएंगे, एक तो आप उनमें इनसिक्योरिटीज बिल्ड कर रहे हैं, उनमें एहसास महरूमी पैदा हो सकती है। दूसरा है कि वो आपसे जेलस होने लगेंगे, एनवी करने लगेंगे, और नजर लगने का फिर बहुत चांस होता है। एक ये। दूसरा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, पार्ट ऑफ द परफेक्शन ऑफ समवन्स इस्लाम इज लीविंग अलोन दैट व्हिच डज नॉट कंसर्न हिम। याद रखें, जिस चीज के साथ आपका कंसर्न नहीं है, जस्ट लीव इट, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। डोंट टॉक अबाउट पीपल, डोंट टॉक अबाउट थिंग्स
rather talk about ideas. Very simple as that. लोगों की बात भी करनी है तो अच्छे अल्फाज में उन्हें जो है वो आप याद करें. फिर ये हदीस बहुत जबरदस्त है. Do not wish to be like anyone except these. मतलब कि किसी की तरह दिखने के मतलब कंपैरिजन ना करो except these three. A person whom Allah has given wealth and he spends it righteously. The second is one whom Allah has given wisdom and he acts according to it and teaches it to others. दो लोगों से envy जी अस्सलाम वालेकुम. सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड. सो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला. मैं बस आखिरी दो बातें कर रहा था कि याद रखें कि हम सब का अल्टीमेट पर्पस जो है ना, दैट इज जन्ना, दैट इज पैराडाइज, नो मैटर व्हाट अदर्स से. ये मौलवियाना बात नहीं है, इसको अपने माइंड से निकाल दें. मौलवियाना बात है, ये अल्लाह की बात है कि स्ट्राइव फॉर दैट प्लेस, फॉर जन्ना, स्ट्राइव फॉर द हायर प्लेस. अब जब एक बंदा जन्नत अचीव करना चाहता है और सबको जन्नत में देखना चाहता है तो फिर जेलस होने की क्या जरूरत है किसी से? आपका क्या जाता है अगर किसी ने कुछ अचीव कर लिया दुनियावी तौर पे, तो आपका क्या जा रहा है? आपका पर्पस और आपका विजन तो वहीं का वहीं है. आपका तो मेन गोल ये है कि मैंने जन्नत में जाना है और दुनिया में मैंने जितना अरसा रहना है बस हंसी खुशी से रहना है, जैसे भी रहना है. कभी गम आएगा, कभी खुशी आएगी, कभी रिस्क बढ़ जाएगा, कभी इतना रिस्क नहीं आएगा, कभी जो है वो हो सकता है गुर्बत भी आ जाए. देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. तो जब आपका अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट गोल वो है तो फिर किसी से जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है. यू हैव टू इन फैक्ट बी श्योर कि एवरीवन रीचेस देयर such a beautiful purpose. And yes, last thing, just imagine yourself after 15 years. Where will you be after 15 years? 15 साल बाद कहाँ हैं आप? इमेजिन करें. अल्लाह को पता है कहाँ है. आप में से बहुत से लोग जॉब्स पे लगे होंगे जो अभी आपको पता भी नहीं किन जॉब्स. हो सकता है आप में से बहुत से लोग बिजनेस कर रहे हो सकता है आप में से बहुत से लोग आउट ऑफ कंट्री हो सकता है आप में से बहुत से लोग डेफिनेटली मैरिड हो, उनके बच्चे होंगे. तो डू यू स्टिल थिंक कि जेलस होने से कोई फर्क पड़ा है 15 साल बाद? 15 साल बाद आप वही हैं जहां आपने पहुंचना है. मुझे कभी था, मैं वहमो गुमान में भी नहीं था मैं यूथ क्लब में काम कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग को खैराबाद कह के मैं टीचिंग में आ गया हूँगा, मैं एक पब्लिक स्पीकर होऊंगा, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर होऊंगा. 15 साल पहले मैं इमेजिन भी कर सकता था? बल्कि 15 साल पहले तो मेरा गोल था कि मैं एक म्यूजिशियन बनूंगा. तो क्या अभी मैं म्यूजिशियन हूँ? मैं वही हूँ जो मैंने 15 साल बाद बनना था. तो ये सारी चीजें, ये जेलस होना लोगों से और एनवी क्रिएट करना और एकदम से इनसिक्योर हो जाना, इसका क्या फायदा है जब 15 साल बाद आपने वहीं पहुंचना है जो आपके लिए लिखा हुआ है. लेकिन मेहनत जरूर करनी है, एक्सीलेंस के साथ जरूर चलना है. एंड लास्ट, दिस ब्यूटीफुल हदीस, Abdullah ibn Amr reported, it was said to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, which of the people are best? The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Kullu makhmumil qalbi sudukil lisani. Everyone who is pure of heart and truthful in speech. They said, truthful in speech we know, but what is a pure heart, Ya Rasulallah? The Prophet ﷺ said, Huwa taqiyun naqiyu la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. It is a heart that fears Allah and is clean. There is no sin in it, and neither aggression, malice nor envy. That doesn't mean कि ये sin कभी नहीं करेगा. ह्यूमन बीइंग से sin होता है. देयर इज नो sin it से मुराद है कि स्पिरिचुअल डिजीज से ये पाक होता है दिल. ओके, बिकॉज इट इज ऑलवेज फीयरिंग अल्लाह. ये अल्लाह से डरने वाला दिल है. इसको पता है कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या हुक्म दिया है कि लोगों से जेलसी नहीं क्रिएट करनी है. वट एवर इज रिटन फॉर मी विल रीच मी. ओके, सो इसके दिल में ना एग्रेशन है, ना मैलिस है,
ना एनवी है, ना किसी खिलाफ साजिश है, ना किसी के खिलाफ नफरत है। दिस इज योर पर्पस, अचीव इट, मेक इट योर गोल। और ये गोल आप तभी अचीव करेंगे खुदा की कसम जब आप उस ट्रैक पे चलेंगे, उस गाइडलाइन पे चलेंगे जो प्रॉफिट ने बताई है। और वो गाइडलाइन नमाज है। नमाज जो बंदा पढ़ता है उसका दिल वैसे ही बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि साफ रहता है, स्पिरिचुअल डिजीजेस से पाक रहता है। जो बंदा कुरान पढ़ता है, उस पर पॉन्डर करता है, डेफिनेटली उसका डिजीज दिल भी, क्योंकि रूहानी बीमारियों का इलाज ही कुरान में है। तो ये इस पर जब तक हम नहीं चलेंगे, हम जितनी मर्जी बातें करते रहें कि बी गुड बी गुड बी गुड, वी विल नेवर अचीव दैट गुडनेस which is expected of us in this hadith unless and until we go on that track. So ये आज का मेरी कुछ रिक्वेस्ट थी आपसे. I hope it was beneficial to all of you. Jazakallah khair for listening. Now, if you believe there should be questions, so we can take some questions. My time is over. 50 minutes थे मेरे पास. Thank you very much for listening. Assalamu alaikum.